कांग्रेस ने एक कवायद शुरू करी है हरियाणा प्रदेश में भी खास तौर पे, जो कि अहमदाबाद में जो भी कांग्रेस का एआईसीसी सेशन हुआ था, उसके बाद जो संविधान की बात है या जो कास्ट सेंसस की बात है, इनको लोगों तक ले जाया जा सके और जो न्याय पथ का रास्ता कांग्रेस ने चुना है अपने आप को दोबारा से सशक्त करने के लिए और संगठनात्मक रूप से भी जिस प्रकार से जो योजना बनाई गई है, तो उसी के तहत ये आज यहाँ कांग्रेस के हमारे साथियों ने कार्यक्रम किया है। तो उस नाते ही मैं यहाँ आया हूँ और न्याय पथ आपको जैसे ज्ञात ही होगा, ये मुख्यतः 3 चीजें हैं इसके अंदर। तो संघर्ष, समर्पण और संकल्प, तो वो लेके ही आगे बढ़ने का प्रयास है। वो जरूर है कि क्योंकि अक्टूबर में चुनाव के नतीजे आए थे, तो एक प्रकार का ठहराव सा भी बना हुआ था, तो इसी नाते पार्टी की गतिविधि भी आगे बढ़े, यही प्रयास है। बाकी ये जरूर है कि आज जब मैं आपके बीच में आया हूं तो 3 बहुत बड़े विषय हैं जो जिनमें से आप ये तीनों को कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं जो हमारे सामने आज हैं। एक तो जो पहलगाम में जो घटना घटी, जहां आतंकवादियों ने 28 लोगों की बड़ी क्रूरता के साथ जो उनको मौत के घाट उतारा, वो विषय है पूरे देश के सामने। पूरा देश उससे एक माहौल पूरे देश के अंदर बना हुआ है कि न्याय मिलना चाहिए और जिन्होंने इस बर्बरता को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन शांति के साथ हम न्याय भी चाहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि कश्मीरियों से या मुसलमानों से नफरत की जाए। और आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा किस प्रकार से लोग, क्या बोलूं मैं, शब्द नहीं है मेरे पास, उसके पीछे पड़े हैं। तो कुछ इसी प्रकार की बात टिकैत साहब ने भी कही होगी, मैंने उनका बयान देखा तो नहीं है, लेकिन ये सारा जो एक दूषित वातावरण बना दिया गया है ना देश में, कि आप किसी का मत सुनने के लिए तैयार नहीं हो, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए या समाज के भाईचारे के लिए कहीं भी अच्छा नहीं है। और आज वो बहुत बड़ी एक पंचायत की है उन्होंने, मैंने खैर उसको फॉलो तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मुजफ्फरनगर में थी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसी सारी चीजें। और ये समाज में ये कोई ये सोचता है कि इससे कोई मजबूती आती है, मजबूती नहीं आती, इससे विखंडन ही होता है। और इससे इससे सबको सचेत रहना चाहिए। ये जो इस प्रकार की चीजें हैं, ये वो अंग्रेजी में आपने कहावत सुनी होगी ना, जब आप एक शेर की सवारी शुरू कर दो, जब तक सवार हो शेर पे आपको बड़ा मजबूती और ताकत का एहसास होता है, लेकिन उस शेर से फिर उतर नहीं सकते आप। ये वही स्थिति पैदा होने लग रही है हमारे देश में। सर, आप इनको कह रहे हो कि भाई इतनी नफरत फैला दी, तो विपक्ष की क्या जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों को थोड़ा सा मतलब खंडन करे या समझाए कि भाई नफरत नहीं करे? राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का लब्बो लुबा भी सिर्फ ये था। वो उन्होंने इसके अलावा और किसी बात का जिक्र ही नहीं किया कि देश में जो क्या कहते थे, नफरत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। तो ये कहना कि नहीं विपक्ष कर रहा है या कांग्रेस ने प्रयास नहीं किया, प्रयास ही इस स्तर पर चल रहा है। उसके अंदर हमारी आर्म्ड फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी, तो स्वाभाविक सी चीज है वो जो जो ग्राउंड के जो फैसले हैं, समय क्या होगा, किस प्रकार से किया जाएगा, उसका निर्धारण वो करेंगे। और जो भी कार्रवाई हो वो सोची समझी हो, लेकिन इतनी प्रभावी जरूर हो कि पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार की जो हरकतें रेगुलर बेसिस पे की जाती हैं, उसकी दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो। वो मानना तो बहुत मुश्किल है कि ऐसी कोई चीज हो सकती है कि पूरी तरह से हम उनको रोक पाए, लेकिन प्रयास यही हो कि जो डिटरेंस हो, जो एक्शन हो, दोबारा वो ऐसा कुछ करें उसके बारे में 100 बार सोचें। क्योंकि पीछे भी कई बार कार्रवाई की गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान ने उनसे सबक नहीं सीखा या पर्याप्त नहीं पाया। तो उम्मीद है कि इस बार की जो कार्रवाई होगी
वो ऐसी होगी जो जिससे आगे ऐसी कार्रवाई ना हो, ऐसी घटनाएं ना घटें। उस मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने की बात कही जा रही है, आप क्या सोचते देखिए, शहादत जो है वो टेक्निकली तो जो यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं सिर्फ उनके लिए होती है, तो मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। शहीद तो यदि हमारे किसी जवान की नॉर्मल ड्यूटी करते हुए मौत हो जाती है, हम उसको अपनी बोलचाल की भाषा में शहीद जरूर कहते हैं, लेकिन फौज उनको शहीद का दर्जा जब तक ना दे, हम उसको शहीद उस हिसाब से नहीं कहते। तो लेकिन अ, कोई भी देशवासी है, यदि इस प्रकार से कोई घटना घटती है तो पूरा देश उनके साथ है। शहादत का दर्जा मिलना ना मिलना वो एक सरकारी चीज है, वो उनको देखना है। बहुत बड़ा मुद्दा जो खास तौर पे पिछले कुछ समय से विशेष तौर पे राहुल गांधी जी, जिसका कोई भी मंच हो, कहीं पर भी हो, वो जो मुख्य दो बिंदु थे उनमें एक था, एक तो संविधान की रक्षा और दूसरा कास्ट सेंसस। वो कास्ट सेंसस के लिए भारत सरकार ने अपना मत रखा है और कहा है कि अब जो सेंसस होगा तो उसमें जो जातिगत गणना है वो भी उसका हिस्सा होगा। तो उसका हम पार्टी के नाते स्वागत करते हैं। और तीसरा मुद्दा मैं राष्ट्रीय इसलिए कह रहा हूं कि जहां भी एक प्रदेश से ज्यादा प्रदेशों का कोई मुद्दा हो जाए वो अपने आप राष्ट्रीय मुद्दा हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये मुद्दा भी ऐसा हो रहा है जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर का कोई मुद्दा हो, जो हरियाणा पंजाब का जो पानी का जो मुद्दा है। और ये मुद्दा मैंने आम तौर पर देखा है कि एक तरह की बस राजनीति होके और ये रह जाता है। और अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे तो पंजाब सरकार जो है वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक बिना बात में एक मुद्दे को आगे बढ़ाया उन्होंने, जिस प्रकार से वो अपने प्रदेश में अपनी स्थिति को किसी तरह से संभाल सकें। खैर जो भी है, लेकिन ये तीन मुद्दे हैं जो आज के दिन विशेष तौर पे जिनसे पूरे देश का ध्यान इनकी ओर आए। मुझे तो ध्यान नहीं कि कोई भी एग्जिट पोल ऐसा हुआ हो जिसने मुकाबला भी दिखाया हो, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजे ऐसे आए तो हो सकता है एक प्रशासनिक तौर पे कुछ हुआ हो। ईवीएम का एक वो मुद्दा है जो हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे उठा रखा है, लेकिन ईवीएम का मुद्दा एक लंबी लड़ाई का हिस्सा है। ईवीएम का जो फैसला है उसका होना ना होना वो या तो किसी ना किसी समय न्यायालय के स्तर पे उसका निर्धारण होगा, या व्यवस्था यदि बदलती है तो तब होगा। लेकिन पार्टी का वो एक कंसिस्टेंट स्टैंड है कि पार्टी ये चाहती है कि जो वोटिंग है वो ईवीएम की बजाय जो बैलेट पेपर है, पुराने वाला जो सिस्टम है, उसके आधार पे हो। और मैं इसमें आपको दो चीजें जरूर कहना चाहूंगा। आपको ध्यान हो, आज से करीब 1 साल पहले, आज के दिन दुनिया की टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा नाम इलॉन मस्क का है। इलॉन मस्क से किसी ने सवाल पूछा था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, और उसने कहा था कोई मशीन दुनिया की ऐसी नहीं है जो हैक ना हो सके। और दूसरा, अभी महीना पहले जो उनकी अमेरिका की नई सरकार जो बनी, उसमें जो उनकी सिक्योरिटी हेड है तुलसी गैबर्ड, उससे भी ये सवाल पूछा गया था शायद किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में कि हम क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाएं। तो उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट मना किया है, यही कह के कि मशीन है, इसके साथ छेड़खानी हो सकती है, इसको हैक किया जा सकता है। तो जब पूरा पश्चिम और अमेरिका और सारे जो विकसित देश हैं, और हम किसी भ्रम में ना रहें, वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं, वो यदि आज तक अपने आप को या अपने सिटीजन्स को नहीं बना पाए हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ, तो वो इसी वजह से है कि वो नहीं चाहते कि जो लोकतंत्र का मूल आधार है, इलेक्शन की प्रक्रिया जो है, उसके ऊपर सवाल या निशान उठाया जा सके। इसलिए वो उस पर नहीं आए हैं कभी भी। लेकिन हमारे यहाँ करीब 20-22 साल से चल रहा है, तो इस नाते वही बात है, बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं जो उसको छेड़ना नहीं चाहती, उसमें इलेक्शन कमीशन भी एक है कि ठीक चल रहा है चलने दो। लेकिन हमारी पार्टी का बिल्कुल ये मत है कि ईवीएम की बजाय हमें जो बैलेट पेपर की जो वोटिंग है उस पर जाना चाहिए।
कांग्रेस की एक खूबी हमेशा ये रही है कि कांग्रेस कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं रही। इसको आप एक स्तर पर कमजोर भी मान सकते हैं, एक स्तर पर आप इसको उसकी मजबूती भी मान सकते हो, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक एक मूवमेंट से उभरी हुई पार्टी है। तो समय समय पर अलग अलग इसका संगठन भी जो है अलग अलग रूप लेता है। लेकिन ये बात मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि ये जो 11-12 साल से हरियाणा में विशेष तौर पर जो संगठन नहीं बना प्रदेश स्तर के नीचे, जिला स्तर पे और उसके नीचे, इसका खामियाजा हमने भुगता है, चुनावी तौर पे ही भुगता है। तो वहां तक तो मैं सहमत हूं कि संगठन जितना जल्दी अब इसके ऊपर कार्रवाई करके एक स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए, जिस प्रकार से अहमदाबाद के सेशन में कहा भी गया है, तो उसको जितना जल्दी करें सभी के लिए बेहतर होगा। सर, आपने कही कि ऐसे मुद्दे हैं उनको लेकर कांग्रेस का किस तरह का स्टैंड रहे? बहुत बड़े मुद्दे हैं, अगर कांग्रेस विपक्ष के तौर पर अच्छी भूमिका निभाती है उसके लिए किस तरह की? देखिए, एक चीज आपने भी देखी होगी, जो सर्वदलीय बैठक हुई दिल्ली में पहलगाम हमले के बाद, जिस प्रकार से पूरे विपक्ष ने सरकार को अनकंडीशनली अपनी सपोर्ट दी है कि जो भी फैसला सरकार इस संदर्भ में लेगी वो उसके साथ है। तो ये एक बहुत बड़ी एक सार्थक चीज है कि कम से कम पूरे देश को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का ना तो मतभेद है ना विरोधाभास है। सवाल बहुत हैं जो पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन सबको पीछे रखा गया है और जो एक न्याय की जो मांग है उसको आगे रखा गया है और उसके लिए सरकार को भरपूर तरीके से सभी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। तो उस नाते अब ये सरकार के ऊपर है कि वो क्या करेंगे। मैं बिल्कुल इस चीज के पक्ष में नहीं हूं कि बदला आज ही लो और 2 दिन में कहा कि वहां पे जो सरकार है उसका प्रयास ये है कि अपनी नाकामी को वो इस बहाने छुपा ले। और ये एक ऐसा मुद्दा होता है कि कोई चाहे या ना चाहे सबको इकट्ठा अपने प्रदेश के समर्थन में उतरना पड़ता है, क्योंकि मुद्दा ये फिर पार्टी का नहीं रह जाता, सरकार का नहीं रह जाता, प्रदेश का मुद्दा बन जाता है। तो इसी प्रकार से आज हरियाणा की भी सर्वदलीय बैठक हुई है, मेरे ख्याल से चल रही होगी अभी, तो उसमें भी सभी पार्टियां हैं। तो उस नाते सभी पार्टियां जो पंजाब में हैं उनका एक अलग मत होगा, हरियाणा में जो हैं उनका मत बिल्कुल उससे अलग होगा। तो वो राजनीति तो चल रही है, लेकिन एक प्रदेश के नाते जब दल जुड़ते हैं तो वो थोड़ी सी एक स्थिति अलग हो जाती है। कार्यक्रम चलेंगे, आपके कितने दिन के कार्यक्रम हैं? नहीं जी, अभी बस शुरुआत की है। आज यहाँ है, 11 तारीख को हिसार में है, 7 तारीख का शायद जींद का हुआ है। आज भी मेरी बात हुई थी सतपाल जी से। करीब 40 दिन का है। हाँ, 1.5 महीने का ये समय रखा गया है इसके अंदर। लेकिन सर, इसमें भी तेरे समर्थक मेरे समर्थक, वो एक पार्टी की तरफ से आ तो गया एक एजेंडा, लेकिन वो समर्थकों के सारे ही ताकत दिखाने की तैयारी। नहीं, देखिए, अब फर्क थोड़ा ये है, अब कोई टिकटें नहीं बटनी। ठीक, पहले जो महत्वाकांक्षी लोग उस नाते थे वो जुटते थे, लेकिन अब सही मायने में जिन लोगों को काम करना है वो करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई कोई 6 महीने या 1 साल की नहीं है, अगले 4-4.5 साल की का संघर्ष है जो दोबारा से पार्टी को करना पड़ेगा। पार्टी एकजुट नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसे कैसे सामना कर पाएगी? नहीं, मैं सिर्फ इतना क्या कि समाप्त कर सकता हूँ कि सरकार ने जो फैसला लिया उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें राजनीति पढ़नी है तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जो राहुल गांधी इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ले गए। रीजनल पार्टीज हैं जो सामाजिक न्याय के आधार पर बनी हुई हैं और उसी नाते उनकी राजनीति है, तो समय समय पर ये उठाते रहे हैं। लेकिन जिस शिद्दत के साथ राहुल गांधी जी ने मुद्दा पिछले 2-2.5 साल से उठा रखा है, और देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक या वो तो खैर चलो शब्द अच्छे हैं, लेकिन बीजेपी ने अगर इस पे कोई कार्रवाई की होती, कोई मंथन किया होता, कोई लोगों से बात की होती, तो मैं ये समझ सकता था कि उन्होंने बड़ा सोच समझ के फैसला लिया है। आज की स्थिति में एकदम से फैसला जो लिया, अब उसका कारण क्या रहा, मैं उसमें जाके विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने कोई ज्यादा खुश मन से नहीं ले रखा अपना फैसला।